नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं फर्स्ट लुक बिहार। मैं सिजल आपके साथ। चुनाव के आखिरी चरण यानी 7वें चरण का चुनाव कल होने जाना है, जहां पर बिहार के 8 लोकसभा क्षेत्रों में चुनाव होना है, जिसमें से 4 की चर्चा 4 की समीक्षा हम पहले ही कर चुके हैं। पाटलिपुत्रा, नालंदा, काराकाट और सासाराम, जिनकी चर्चा हम पहले कर चुके हैं। और आज बचे हुए 4 लोकसभा क्षेत्र, जिसमें से पटना साही, बक्सर, आरा और जहानाबाद की चर्चा आज हम करने जा रहे हैं, जिसको चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं प्रोफेसर अरुण कुमार सिंह, जो कि राजनीतिक विश्लेषक है, साथ ही साथ पॉलिटिकल साइंस के प्रोफेसर है। तो उनसे जानेंगे सबसे पहले आरा का समीकरण कि आरा में बीजेपी से राजकुमार सिंह है, वहीं माले से सुदम प्रसाद है, तो वहाँ का क्या समीकरण? दरअसल आरा जो लोकसभा सीट है वो शाहाबाद से अलग होकर बना है और 2014 में और 2019 में दोनों बार वहाँ से राजकुमार सिंह चुनाव जीते हैं। राजकुमार सिंह भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार होते हैं और पूर्व IAS हैं और बिहार सरकार में भी बड़े पदों पर और भारत सरकार में भी बड़े पदों पर रह चुके हैं। भारत सरकार में भी वो राज्य मंत्री का दर्जा से प्रारंभ होकर अब जो इस बार वो कैबिनेट दर्जे में मंत्री रह चुके हैं। वहाँ जो प्रमुख पार्टियां हैं, राष्ट्रीय जनता दल, उसने अपना उम्मीदवार नहीं खड़ा किया है, बल्कि उसने CPI-ML माले को दे दिया है और माले ने वहाँ से सुदामा प्रसाद को ये वहाँ अपना उम्मीदवार बनाया है। सुदामा प्रसाद वैश्य जाति से आते हैं। जो कास्ट कॉम्बिनेशन का जहाँ तक सवाल है, तो आरा जादव बहुल क्षेत्र है, जादवों की संख्या सबसे ज़्यादा है और माले ने वहाँ से वैश्य को, जो वैश्य भारतीय जनता पार्टी के वोटर्स कहे जाते हैं, उसमें से माले ने अपना कैंडिडेट बनाया है। सुदामा प्रसाद अभी विधायक हैं तरारी से और इसके ये जो इसमें बीजेपी 2 विधानसभा क्षेत्र में जीती हुई है, RJD 3 विधानसभा में जीती हुई है और माले 2 विधानसभा में जीता हुआ है, जिसमें से 1 विधानसभा से सुदामा प्रसाद विधायक होते हैं। तो माले की भी ताकत है, लेकिन जो आरा की जो स्थिति बन रही है उसमें वहाँ कुशवाहा वोटों की भी संख्या, जो राजपूत वोटर्स हैं उनकी भी संख्या सिजेबल नंबर में है। तो और सबसे बड़ी बात यह है कि IAS पदाधिकारी होने के कारण उन्होंने अपना पूरा फोकस RK सिंह ने काम पर रखा है और एक ट्रेन उन्होंने चलवाई है जो पटना जाने वाले लोगों के लिए, तो उसका नाम लोगों ने राजकुमार सिंह एक्सप्रेस, RK सिंह एक्सप्रेस रख दिया है। तो कहने का मतलब ये है कि आरा में बहुत सारा जो ओवरब्रिज वगैरह का निर्माण, फ्लाईओवर का निर्माण उन्होंने कराया है और आरा के विकास के लिए बहुत ज़्यादा उन्होंने काम किया है। तो इसलिए फिर से उनको भारतीय जनता पार्टी ने अपना उम्मीदवार बनाया है। देखना है, क्योंकि जो कॉम्बिनेशन है उसमें जादव की संख्या सबसे ज़्यादा है और माले ने किसी जादव को टिकट न देकर ये वैश्य समाज से टिकट दिया है, तो निश्चित रूप से लड़ाई जो होगी वो काफ़ी मजबूत लड़ाई होगी। जहानाबाद का क्या समीकरण बन रहा है? महागठबंधन से RJD से दिया गया है सुरेंद्र प्रसाद यादव को, वहीं NDA से JDU कोटे में सीट दी गई है चंदेश्वर प्रसाद को। तो क्या लग रहा है, वहीं से अरुण कुमार BSP से भी खड़े हैं, तो क्या लग रहा है? देखिए, जहानाबाद जो है सो वो उसमें विधानसभा है अरवल, कुर्था, जहानाबाद और कोपी, मखदूमपुर और अतरी। इससे ये विधानसभा क्षेत्र से मिलकर जहानाबाद बनता है। और पिछले बार चंद्रवंशी जी, चूँकि वहाँ पर जादव और भूमिहार ये सिजेबल नंबर में है और अब तक जो लड़ाई, उसका जो इतिहास है उसमें जो लड़ाई होती आई है वो जादव और भूमिहार के बीच में ही कैंडिडेट्स हुए हैं और वो लोग आए हैं। लेकिन पिछले बार 2019 में नीतीश कुमार ने वहाँ एक नया प्रयोग किया और भूमिहार को टिकट न देकर
वहाँ चंद्रवंशी समाज के एक व्यक्ति को, चंदेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी को वहाँ टिकट दिया गया। और बहुत मुश्किल से, और वहाँ के बराबर कभी वहाँ रामजतन सिन्हा चुनाव लड़ते हैं, कभी वहाँ अरुण बाबू चुनाव लड़ते हैं। तो अरुण बाबू भी उस चुनाव में, पिछले चुनाव में 2019 में, जो डॉक्टर अरुण कुमार जो वहाँ से 2014 में चुनाव जीत भी चुके हैं, वो भी चुनाव लड़ते हैं, लेकिन वो केवल 35-36 हज़ार वोट पर सिमट जाते हैं। लेकिन 35-36 हज़ार वोट ही अलग, अरुण कुमार भूमिहार जाति से आते हैं, उनके अलग हो जाने से चंद्रवंशी की स्थिति बहुत ख़राब हो जाती है और चंद्रवंशी महज 1700 वोट से चुनाव जीतते हैं। तो एमपी के चुनाव में 1700 वोट से चुनाव जीतना, मतलब कि समझ सकते हैं कि कितनी मशक्क़त के बाद वो चुनाव जीते हैं। और बराबर राइवल के रूप में सुरेंद्र प्रसाद यादव, जो बेलागंज से, गया के बेलागंज से विधायक भी हैं और लालू जी के काफ़ी करीबी हैं, और ऐसे भी उनका बहुत तरह से उनको लोग एक बाहुबली के रूप में उनकी पहचान है, तो वो बराबर से उम्मीदवार रहे हैं। इस बार ऐसा कहा जाता है कि नीतीश कुमार ने आश्वासन दिया था कि इस बार जेडीयू जो है वहाँ किसी भूमिहार को ही फिर से कैंडिडेट बनाएगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और चंद्रवंशी, चंदेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी ही जेडीयू के कैंडिडेट हैं, और फिर उनके जो राइवल हैं वो आरजेडी से सुरेंद्र यादव हैं। तो लेकिन उसमें एक फैक्टर और काम कर रहा है कि एक मुनीलाल यादव, जो पहले से विधायक रह चुके हैं, अभी पूर्व विधायक हैं वो, तो मुनीलाल यादव भी लाख प्रयास के बावजूद भी वो चुनाव में खड़े हैं। तो अब ये देखना होगा कि मुनीलाल यादव कितना वोट सुरेंद्र यादव जी का काटते हैं। तो एक जो है सो एक बहुत बड़ा मुद्दा ये है। लेकिन ऐसे जो स्थिति लग रही है, क्योंकि जो खबरें जो आ रही हैं वहाँ से, उसमें है कि भूमिहार समाज वहाँ जो है एकजुट हो गया है अरुण बाबू के पीछे, और अति पिछड़े लोगों की जो गोलबंदी है वो चंद्रवंशी जी के प्रति है, और मुस्लिम और यादव उसकी गोलबंदी जो है वो सुरेंद्र प्रसाद यादव की तरफ है। तो एक बहुत ही रोचक लड़ाई होने जा रही है। और डॉक्टर अरुण कुमार का प्रयास ये है कि वो कुशवाहा लोगों का समर्थन प्राप्त करें, क्योंकि कुशवाहा का भी सिजेबल नंबर वहाँ है, लेकिन कुशवाहा जाति से कोई वहाँ खड़ा नहीं है। तो इस तरह से एक वहाँ चतुष्कोणीय लड़ाई देखने में आ रही है जहानाबाद में, जहाँ एक तरफ जेडीयू से चंदेश्वर चंद्रवंशी हैं, आरजेडी से सुरेंद्र प्रसाद यादव हैं, बीएसपी से डॉक्टर अरुण कुमार हैं, और इंडिपेंडेंट मुनीलाल यादव हैं। तो दोनों वोट काटने की संभावना है। जैसे अगर चंद्रवंशी का वोट प्रोफेसर डॉक्टर अरुण कुमार काट रहे हैं, तो सुरेंद्र प्रसाद यादव का वोट भी मुनीलाल यादव काट रहे हैं। तो इसलिए अभी वहाँ कुछ भी नहीं कहा जा सकता है कि वहाँ क्या होगा। नीतीश कुमार जी की कल सभा हुई थी, और नीतीश कुमार जी ने बार बार वहाँ के लोगों से आग्रह किया है कि आप लोग चंद्रवंशी जी को जिताइए। पटना साहिब से बीजेपी से रविशंकर प्रसाद है, वही कांग्रेस से अंशुल अवजीत है, जो कुशवाहा समाज से आते हैं। तो वहाँ का क्या लग रहा है? दरअसल रविशंकर प्रसाद, ये जो क्षेत्र है पटना साहिब जो क्षेत्र है, वो बख्तियारपुर, दीघा, बांकीपुर, कुमरार, पटना साहिब और फतुहा विधानसभा क्षेत्रों से बना है। और इसको एक तरह से अर्बन मानते हैं हम लोग, कि पटना नगर का ये क्षेत्र माना जाता है। तो यहाँ से बराबर कायस्थ समाज के लोग ही चुनाव जीतते हैं। पहले शत्रुघ्न सिन्हा कई बार वहाँ से चुनाव जीत चुके हैं। यहाँ तक कि 2014 में भी जो मोदी लहर जब चली थी, उस समय भी शत्रुघ्न सिन्हा वहाँ से उम्मीदवार थे, और शत्रुघ्न सिन्हा ने शेखर सुमन, जो दूसरे ही फिल्मकार हैं और कायस्थ समाज से ही आते हैं, वो शेखर सुमन को उन्होंने हराया था। लेकिन उसके बाद शत्रुघ्न सिन्हा बीजेपी से अलग हो गए, और उसके बाद 2019 के चुनाव में रविशंकर प्रसाद को भाजपा ने टिकट दिया और शत्रुघ्न सिन्हा चुनाव लड़े, और परिणाम जो हुआ वो सबके सामने है कि लगभग 3 लाख वोटों से रविशंकर प्रसाद ने शत्रुघ्न सिन्हा को हराया वहाँ 2019 में। उसके बाद शत्रुघ्न सिन्हा यहाँ से आसनसोल चले गए हैं। आसनसोल से वो टीएमसी से टिकट लेकर चुनाव जीते हैं, और इस बार भी वो आसनसोल से खड़े हैं। तो भाजपा ने फिर इस बार उनको टिकट दिया है। लेकिन ये सीट जो है
आरजेडी ने अपने पास नहीं रखा, क्योंकि आरजेडी समझती है कि उसका कोई वहाँ पर कुछ ऐसा कुछ मामला उसका है नहीं, तो इसलिए आरजेडी ने उसको इंडियन नेशनल कांग्रेस को सौंप दिया। और इंडियन नेशनल कांग्रेस को भी उम्मीदवार की भारी कमी थी। और उधर सासाराम में चूँकि मीरा कुमार जो हैं जगजीवन राम की पुत्री, उनकी शादी कुशवाहा समाज के एक पदाधिकारी से हुई है, इसलिए अंशुल अभिजीत अब कुशवाहा हो गए, अब वो शेड्यूल कास्ट नहीं रहे। तो सासाराम से वो चुनाव मीरा कुमार नहीं लड़ना चाहती थी इस बार, चूँकि कई चुनाव वो हार चुकी थी, इसलिए लेकिन मीरा कुमार चाहती थी, जो परिवारवाद की बात है उसमें वो चाहती थी कि उनका बेटा लाइमलाइट में आ जाए। तो इसीलिए कुशवाहा जाति के होने के कारण, उसके पिता कुशवाहा जाति से हैं, इसलिए उसके लिए पटना साहिब का सीट चुना गया है। तो एक दिलचस्प मुकाबला है, चूँकि अंशुल अभिजीत भी काफ़ी पढ़े लिखे लोग हैं, विदेश से उनकी डिग्री है, उन्होंने विदेश से जाकर डिग्री ली हुई है। रविशंकर प्रसाद तो ख्याति प्राप्त सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट हैं, पटना हाई कोर्ट में भी उन्होंने एडवोकेसी की। उनके पिताजी ठाकुर प्रसाद भारतीय जनता पार्टी के बहुत बड़े जो है सो नेता रह चुके हैं। तो इस तरह से रविशंकर प्रसाद एक बहुत अच्छे वक्ता हैं, बोलने वाले लोग हैं। तो एक प्रयोग है ये, लेकिन ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर उनका पलड़ा, रविशंकर प्रसाद का ही पलड़ा भारी लग रहा है। अच्छा, बक्सर में मिथिलेश तिवारी बीजेपी से है, वहीं सुधाकर सिंह आरजेडी से लाए गए हैं। इंडिपेंडेंट भी बक्सर से इस बार 2 लोग लड़ने जा रहे हैं। एक तो वहीं एमएलए रहे ददन पहलवान भी वहां से इंडिपेंडेंट चुनाव लग रहे हैं। तो क्या यहाँ भी 4 तरफ से लोग खींचातानी लग रहा है बक्सर में? बक्सर जो लोकसभा क्षेत्र है वो ब्रह्मपुर, बक्सर, डुमरांव और राजपुर, रामगढ़ और दिनारा से मिलकर बना हुआ है। यहाँ से आरजेडी के 3, इंडियन नेशनल कांग्रेस के 2 और माले के 1 विधायक चुनकर आए हुए हैं। यहाँ ये भारतीय जनता पार्टी का एक तरह से गढ़ कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। यहाँ पर 1996, 98, 99 और 2004 में लालमुनि चौबे लगातार वहाँ से चुनाव जीतते रहे। लालमुनि चौबे के डेथ होने के बाद वहाँ पर 2014 में अश्विनी चौबे भी वहाँ के रहने वाले नहीं हैं, बक्सर के रहने वाले नहीं हैं, बक्सर के निवासी नहीं हैं, उनको अश्विनी चौबे को टिकट दिया गया। और अश्विनी चौबे 2014 में भी जीते, 2019 में भी चुनाव जीते, लेकिन इस बार उनका टिकट काट दिया गया, उनको टिकट नहीं दिया गया है। उसमें एज फैक्टर हो सकता है या कोई भी दूसरा फैक्टर हो। तो अश्विनी चौबे काफ़ी नाराज़ चल रहे थे, लेकिन प्रधानमंत्री की एक सभा में फिर उनको बुलाया गया और फिर एक उनका जो गुस्सा था वो शांत हुआ है। लेकिन ऐसे बहुत दिल से वो वहाँ पर काम नहीं कर रहे हैं। तो एक गोपालगंज में बैकुंठपुर विधानसभा क्षेत्र है, वहाँ से विधायक रहे मिथिलेश तिवारी को उसके लिए लाया गया है। तो नेचुरली अब ये गोपालगंज ज़िला कहाँ, बक्सर ज़िला कहाँ, लेकिन उनको बीजेपी की तरफ से उनको दिया गया है। और ब्राह्मण बहुल वो क्षेत्र है, लेकिन सीजेबल नंबर में वहाँ क्षेत्रीय भी हैं। और वहाँ पर सुधाकर सिंह जो कृषि मंत्री थे जब नीतीश कुमार जी की सरकार जो बनी थी बीच में, तो उसमें कृषि मंत्री थे जिसमें नीतीश कुमार से डायरेक्ट उनकी फ़ाइट हुई थी और उसके चलते उनको मंत्रिमंडल से इस्तीफ़ा देना पड़ा था। और वो काफ़ी लोकप्रिय हैं, कृषि मंत्री रह चुके हैं, बिहार के किसानों के लिए बोलते हैं और कई बार जो किसान के बड़े बड़े नेता हैं उन लोगों को अपने क्षेत्र में उन्होंने बुलाया है। तो इस तरह से वहाँ काफ़ी दिलचस्प लड़ाई होने जा रही है। चूँकि वो ब्राह्मण बहुल क्षेत्र है तो नेचुरली अब लाचारी में ब्राह्मण मिथिलेश तिवारी को ही वोट करेंगे। और वो जगदानंद सिंह के लड़के हैं जो ये हैं, ये जो आरजेडी के उम्मीदवार हैं वो, हाँ, सुधाकर सिंह, वो जगदानंद सिंह जो अभी आरजेडी के बिहार प्रांत के अध्यक्ष हैं और लालू जी के काफ़ी करीबी हैं, उनके पुत्र हैं वो। तो इस तरह से है। लेकिन इसमें एक, जैसा कि आपने कहा कि ददन पहलवान जो दरअसल यादव समाज से आते हैं और कई बार वो चुनाव जीत भी चुके हैं, लालू यादव के कभी चहेते रहे हुए लोग हैं, तो ददन पहलवान भी चुनाव इंडिपेंडेंट लड़ रहे हैं। तो निश्चित रूप से जो माई समीकरण है उसमें एक ददन पहलवान के आने से
सुधाकर सिंह को थोड़ा डिफ़िकल्टी नज़र आ रही है, पहली बात। लेकिन इधर भी एक आसाम कैडर के आईपीएस जो बक्सर के ही हैं, आनंद मिश्रा, वो बीजेपी से टिकट चाहते थे। बहुत उनकी बात भी बहुत दूर तक आगे बढ़ गई हुई थी और लोगों को पता भी हो गया हुआ था कि आनंद मिश्रा को ही शायद बक्सर से टिकट दिया जाएगा। तो वो काफ़ी लोकप्रिय हैं वहाँ पर, उन्होंने बहुत सारा काम भी किया है बक्सर में अपना, और सुलझे हुए व्यक्ति हैं। तो वो भी इंडिपेंडेंट चुनाव वहाँ पर लड़ रहे हैं। तो कहने का मतलब है कि एक तरफ जहाँ आरजेडी का वोट काटने के लिए ददन पहलवान सामने में आ गए हुए हैं, तो दूसरे तरफ बीजेपी का भी वोट काटने के लिए एक दूसरा ब्राह्मण आनंद मिश्रा के रूप में आ गए हुए हैं। तो नेचुरली एक चतुष्कोणीय लड़ाई होने की संभावना यहाँ पर बन रही है। और ये दोनों जो इंडिपेंडेंट हैं, ये चुनाव तो नहीं जीत पाएंगे, लेकिन दोनों अपने अपने जो जिनके वोट बैंक के आश्रय वो लोग चुनाव लड़ रहे हैं, उनको डैमेज करने का प्रयास करेंगे। इसलिए अभी वहाँ के बारे में कुछ भी प्रेडिक्ट करना मुश्किल लगता है। बहुत बहुत धन्यवाद अपना कीमती समय देने के लिए। और हमने बताया आपको कल होने वाले चुनाव, जो 7वां चरण का चुनाव और अंतिम चरण का चुनाव, इसमें 4 लोकसभा क्षेत्रों का जिक्र हम पहले कर चुके हैं। और आज हमने आरा, बक्सर, जहानाबाद और पटना साही का जिक्र करके आपको समीक्षा में बताया किस तरह से कहां पर किसकी सरकार बनती नज़र आ रही है और कहां पर लड़ाई काफ़ी कशमकश की है। तो इस खबर में बस इतना ही, और खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। हमारे फेसबुक चैनल को लाइक कीजिए, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।